हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का सिविक्स यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सभी जन एक हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारस्परिक नृत्यों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के पारस्परिक नृत्य का नाम है कथक और तमिलनाडु के पारस्परिक जो नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। कुछ और आप याद कर लीजिएगा, जैसे केरल की भी बात करते हैं तो केरल का जो पारस्परिक लोक नृत्य है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स। एक तो आपको मोहिनी अट्टम याद कर लीजिएगा, ये भी केरल का है मोहिनी अट्टम। दूसरा आपको याद कर लेना है केरल का ही कथकली, क्या है कथकली, ठीक है। यहाँ पे कथकली है, कथकली, ठीक है। यहाँ पे कथकली है और यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर भारत में कथक है, तो आप इसको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। कथकली किस में है, केरल में है, और मोहिनीअट्टम भी केरल का। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में एक है कुचिपुड़ी, क्या है कुचिपुड़ी, यहाँ की लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगर आपसे पूछा जाता तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। और अगर अगला बात करते हैं असम की, असम भी इम्पोर्टेंट है, असम में याद कर लेंगे असम की। ये तो यहाँ पे बिहू है, कौन सा है बिहू, यहाँ पे डांस है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको उत्तर भारत का कथकली, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, असम का बिहू, केरल का कथकली, केरल का मोहिनीअट्टम, और आपको आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना है कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर सेकंड है, प्रश्न नंबर सेकंड में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता की भावना को दूर करने के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 17 जो है, इसमें अस्पृश्यता की बात की गई है। अस्पृश्यता की बात इसमें किसमें की गई है, वो अनुच्छेद नंबर 17 में। और 18 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत, क्या है उपाधियाँ जो है, उपाधियों का अंत की बात है तो अनुच्छेद नंबर 18 में। इसमें दो को छोड़ के दो अपवाद हैं, कौन कौन से, एक आपका शिक्षा है, एक शिक्षा को छोड़ करके, और दूसरा आपको ध्यान रखना है सेना, जो हमारे सेना है, इन दोनों की छोड़ करके और जितनी भी उपाधियाँ हैं सबका अंत है अनुच्छेद नंबर 18 में। अगर हम बात करते हैं संसद की, थोड़ा संसद के बारे में भी जान लीजिए। तो संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। एक हमारा राष्ट्रपति होता है, एक हमारा लोकसभा होता है, ठीक है, एक हमारा राज्यसभा होता है। यानी कि ये 3 आपके यहाँ पे 3 अंक होते हैं, 3 अंग होते हैं। अगर हम संसद के याद करने की बात करते हैं, संसद किस अनुच्छेद में है, लोकसभा राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, सरला, ठीक है, सरला से याद कर लेंगे। ला से क्या बनेगा, लोकसभा बन जाएगा, लोकसभा। रा से क्या बन जाएगा, राज्यसभा। और सा से क्या बन जाएगा, संसद। और इनके अनुच्छेद कितने हैं, ये 79 है, ये 80 और लोकसभा 81 में। यानी कि आपको 79, 80, 81, 79 अनुच्छेद में संसद की बात की गई है, अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा की बात की गई है, 81 में लोकसभा की बात की गई है। प्रेजेंट टाइम अगर बात करते हैं, जो हमारा संविधान है, संविधान में प्रेजेंट टाइम में भागों की संख्या 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, और अनुच्छेद की बात करते हैं 395 अनुच्छेद है, लेकिन और भी बढ़ चुके हैं उसमें। तो आपको जो ध्यान रखना है 395 प्लस, ठीक है। 12 भाग है जो हमारा संविधान है, भागों की संख्या कितनी है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है, अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 अनुसूची है। अनुसूची नंबर 8 में किसके बारे में बात की गई है, अनुसूची नंबर 8 जो हमारा भाषा से संबंधित है, और भाग कौन सा है, 17 नंबर भाग है, ये जो हमारा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के बारे में अनुसूची 8 में और भाग नंबर 17 में इसकी बात की गई है। तो अब 2 नाम हमको यहाँ पे बताने थे, तो 2 नाम लिख लीजिए आप लोग। लिखेंगे, अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रश्न नंबर 3 है, इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में, इन्होंने कौन कौन से योगदान दिए थे। आइए थोड़ा जानते हैं। इसमें लिखेंगे ज्योतिबा फुले, पहले हेडिंग डाल लेंगे ज्योतिबा फुले, इसमें लिखेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाले ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। महात्मा फुले ने इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फुले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। वे कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका भी बनी। यानी भारत की सबसे पहली शिक्षिका कौन थी? वो थी ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले। ध्यान में रखेंगे कौन थी? सावित्री ज्योतिबा फुले। अगला इसमें आगे देखेंगे, ज्योतिबा फुले के प्रशंसनीय कार्यों के कारण ही मुंबई में के लोग उन्हें महात्मा की पदवी दी। दूसरे हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग दोस्तों, देश के स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। वर्षों से भेदभाव के शिकार जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उसके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 3 है, 3 में कहा जा रहा है कि आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपनी क्या सहभागिता कैसे करते हैं? तो ये बच्चे यहाँ पे अपना इस प्रश्न का आंसर स्वयं करेंगे। किस प्रकार से जब कोई पर्व होता है, जब कोई पर्व मनाया जाता है आपके विद्यालय में, तो आप उसमें कैसे सहभागिता, आपकी कौन कौन सी, आप क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से आप उसमें कोई पार्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई भाग लेता है कि नहीं लेता है, कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में अपने अनुभव स्वयं लिखेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 4 है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखते हैं फ्रेंड, हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति है। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक से हो जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस से अधूरे रह गए थे, उसको पूरा करना है। जैसे कि जनगण, उसके बाद क्या आएगा? मन। यहाँ पे राष्ट्रगान क्या है फ्रेंड्स? जो हमारा राष्ट्रगान है वो कौन सा है? जनगण मन। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। और राष्ट्रीय जो ध्वज हमारा वो क्या है? तिरंगा झंडा है। प्रश्न नंबर 6 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सुमेलित है, इसको आगे लिख लेंगे। तो मदर टेरेसा कौन थी? तो मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी। सचिन तेंदुलकर कौन है? तो क्रिकेटर हैं। कल्पना चावला कौन थी? वो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री थी जिनका निधन 2003 में हो गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है, वंदे मातरम। और जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन अधिनायक जय है, वो हमारे बंकिम क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अशफाक उल्लाह खां एक कौन थे? एक क्रांतिकारी थे और गोरखपुर से थे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाए। जैसे कि पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है।
तो ये गलत है क्योंकि इनका नहीं है। ये किसका होता है? ईसाइयों का नहीं है। तो ये किसका है? पारसियों का है। किसका है? पारसियों का प्रमुख त्यौहार क्या है? नवरोज़ है। ध्यान में रखेंगे किसका है? पारसियों का प्रमुख त्यौहार नवरोज़ है। विराट कोहली क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बिल्कुल सही है। तो सही इसका सामने सही का निशान लगा देंगे। चेरापूंजी था मशीन राम में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये गलत है। चेरापूंजी और मशीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी तथा मशीन राम में होती है। यहाँ पे लेकिन ने बोला है कि कम होती है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसके नीचे क्या लिखा जाता है? सत्यमेव जयते लिखा जाता है। और ध्यान में रखेंगे इसमें कितने शेर हैं? तो जो शेर हैं, शेरों की संख्या कितनी है? वो हमारी 4 है, जबकि 3 हमको सामने दिखते हैं और एक पीछे साइड के होने की वजह से नहीं दिखता है। इसमें टोटल शेरों की संख्या 4 है और इसके नीचे हमारा क्या लिखा जाता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते उस राज्य चिन्ह के नीचे लिखा जाता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।